जून महीने का करंट रिवीजन कर रहे हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने टॉप 100 सेलिब्रिटी की एक लिस्ट जारी की है। विश्व के 100 प्रतिभाशाली सेलिब्रिटी की एक लिस्ट जारी की है, किसने सबसे ज़्यादा कमाई की है। तो इसमें फोर्ब्स पत्रिका ने काइली जेनर को पहला स्थान दिया है। काइली जेनर ने एक साल के अंतर्गत 4,456 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो इतनी कमाई के साथ वो विश्व में पहले स्थान पर हैं। और इसी पत्रिका ने भारत के एक सेलिब्रिटी को स्थान दिया है जो शीर्ष 100 में शामिल है, वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को पिछले साल उसने 38वीं रैंक दी थी 100 में, और इस बार उसने 52वीं रैंक दी है 52। और अक्षय कुमार कुल 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ इस साल 52वें स्थान पर थे, जबकि दूसरे स्थान पर कान्वे वेस्ट थे और तीसरे स्थान पर रोजर फेडरर थे। पहले स्थान पे काइली जेनर है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पे कान्वे वेस्ट और तीसरे स्थान पर रोजर फेडरर। रोजर फेडरर आप जानते होंगे, स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, और इनको तीसरा स्थान दिया गया। भारत से केवल एक ही आदमी है, एक ही सेलिब्रिटी है जो 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वें स्थान पर है। उनकी पिछली बार रैंक अच्छी थी, 33वीं थी, इस बार वे 52वें स्थान पर हैं। अगला करंट देखते हैं। सीड्स एक एनजीओ है। ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड सरकार बहुत दिनों से तो तंबाकू के ऊपर रोक लगाए हुए हैं। तो अब सरकार के केवल पहल से कोई चीज़ रुकेगी नहीं जब तक उसको ज़मीनी स्तर पे और लोग भी उससे साथ ना जुड़े। तो एनजीओ जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये खुद से काम करते हैं, जो सरकार से इनसे मतलब नहीं होता। एनजीओ लोग खोल देते हैं क्योंकि एनजीओ जो होते हैं, देखो, एक होता है स्वयंसेवी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, गरीबों की सेवा करना उनकी खुद की इच्छा होती है। तो ऐसे लोग गरीबों की सेवा करने के लिए एक संस्था बना लेते हैं। जिस संस्था को बनाते हैं, जहाँ पर वो ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, उसे ही एनजीओ कहा जाता है। एनजीओ का सरकार से कोई लेना देना नहीं, तो सरकार का कोई पैसा वहाँ आता नहीं। तो पहले लोग ऐसे करते थे सेवा के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, ये बिजनेस हो गया है। अब लोग इसमें पैसा कमाई करने के लिए एनजीओ खोल देते हैं। एनजीओ में दरअसल जो बड़े वो लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो पैसा डोनेट कर देते हैं। जब पैसा डोनेट करते हैं कि ये लोग गरीबों की सहायता करेंगे, तो उस पैसे का ये लोग उपयोग करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उपयोग कर लेते हैं। तो ये एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सीड्स एनजीओ है, इसने टोबैको को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से इस एनजीओ को सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले करंट में। अगला करंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च किया है। अपशिष्ट एक्सचेंज मतलब ये होता है कि जो बहुत गरीब होते हैं उनके लिए कोई भी चीज़ जब तक एकदम ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बेकार नहीं होती, लेकिन जो कुछ अमीर होते हैं उनके लिए कोई चीज़ थोड़ी सी ख़राब हुई वो उनके लिए बेकार हो जाती है, तो वो चीज़ फेंक देते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये अपशिष्ट एक्सचेंज इसलिए शुरू किया है, जैसे जो चीज़ कम ख़राब हुई है वो उसको आप वहाँ पर अपने यहाँ स्टोर किए होगी। जो चीज़ ज़्यादा ख़राब हुई है तो आप उस चीज़ को ले जाकर उस कम ख़राब हुई चीज़ से एक्सचेंज करके अपने यहाँ लाकर उपयोग कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, आपको नई चीज़ नहीं लेनी होगी, तो अपशिष्ट का बार बार उपयोग करोगे तो कचरा कम होगा। इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने के लिए ही आंध्र प्रदेश सरकार ने अपशिष्ट एक्सचेंज अभियान शुरू किया है। चलते हैं अगले करंट में। एल विश्वविद्यालय ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है, और इस सूचकांक में भारत को 168वां स्थान मिला है। 180 देशों में भारत का 168वां स्थान मिला है, जबकि पिछली बार भारत को 177वां स्थान मिला है। तो इस बार भारत के स्थान में सुधार हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला करंट देखते हैं। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र विकास शांति संघ ने अपना गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि इस लड़की ने अपने 5 लाख रुपए जो उसकी शिक्षा के लिए थे, उसने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए खर्च कर दिया था। तो इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ ने इस पहल को देखते हुए इसे अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है, और ये उसकी तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लोगों के हित के लिए प्रचार करेंगे।
ये इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घर से भी नहीं निकल रहे थे, वहाँ पर इस लड़की ने अपना पूरा पैसा जो उसकी शिक्षा के लिए था उसको लगा दिया कि वो लोगों की भलाई के लिए। इतनी अच्छी सोच है, इसलिए ये चर्चा में थी, इसलिए इसको UNADAP ने अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलते हैं अगले करंट में। उत्तराखंड के नागरिकों द्वारा काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि उत्तराखंड की दूसरी राजधानी भी बनाई जाए, तो गौरसैंण भी मिलता है। गौरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है, जो पहले एक तहसील थी। अब इसे उत्तराखंड की नई राजधानी बनाई गई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। चलते हैं अगले करंट पर। मार्सर एक संस्था है जो सर्वेक्षण करती है विश्व के सबसे महंगे शहरों की। तो इसने सर्वेक्षण किया और बताया कि मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है, और इसमें उसने आवास, भोजन, परिवहन, कपड़े, मनोरंजन और घरेलू सामान इत्यादि के आधार पर रैंकिंग किया है। विश्व स्तर पर मुंबई को 60वां स्थान मिला है, और मुंबई के बाद दिल्ली को 101वां स्थान मिला है। और यही अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है, लेकिन केवल एशिया की बात करें तो मुंबई को एशिया में 19वां सबसे महंगा शहर का स्थान दिया गया है। चलते अगला करंट देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 के चलते हुए विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपया दिया है। इम्पॉर्टेंट है, यह ऋण पश्चिम बंगाल सरकार को दिया है विश्व बैंक ने, और पश्चिम बंगाल सरकार ने यह घोषणा की है कि वह इसमें से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेंगे, तथा 1100 करोड़ रुपया वहाँ पर पश्चिम बंगाल में उद्योगों को विकसित करने के लिए करेगी। ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट है, पंचवटी योजना। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना मनरेगा के तहत शुरू किया है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, पार्क, उद्यान और पैदल चलने वाले ट्रैक बनाए जाएंगे, जहां पर बुजुर्ग नागरिक सुबह टहल सकें, थोड़ी देर आराम कर सकें, रह सकें। ऐसे 100 पार्कों को विकसित किया जाएगा पंचवटी योजना के तहत। तो पहली बात तो ये पूछा जाए, पंचवटी योजना किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। दूसरे, जयराम ठाकुर ने शुरू की है, याद रखिएगा। दूसरा ये कि ये किससे संबंधित है, तो पैदल चलने वाले ट्रैक और पार्क विकसित करने से संबंधित है। अगर बात की जाए राजधानी की तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और गवर्नर बी दत्तात्रेय हैं। चलते हैं अगले करंट पर। चलिए अगला करंट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। QS वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें से भारत के 8 संस्थानों को जगह मिला है। इस रैंकिंग में दुनिया के 500 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, उनमें से भारत की 8 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं। और इस रैंकिंग में भारत के जो IIT बॉम्बे है उसको 172वां स्थान, बंगलुरु 185वां स्थान, IIT दिल्ली को 193वां स्थान, IIT मद्रास को 275वां स्थान, IIT खड़गपुर को 314वां स्थान, कानपुर को 350वां स्थान, ऐसे ऐसे सभी को स्थान मिला है। लेकिन टॉप 100 में भी कोई शामिल नहीं है। विश्व स्तर पर हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी ये स्थिति है कि टॉप 100 में भी नहीं आता है। और देखा जाए तो पिछले कई सालों से जो टॉप रैंकिंग में चल रहा है उसमें अमेरिका का MIT यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के है, ये पहले स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रैंकिंग में भारत के 7 हैं शामिल हैं, लेकिन वो टॉप 100, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, टॉप 100 में कोई नहीं है, उसके ऊपर है। और जो सबसे फर्स्ट पर है वो अमेरिका की MIT है। चलिए अगला करंट देखते हैं। कैथी सुलिवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली महिला बनी। महासागर का सबसे गहरा बिंदु कहाँ है? ये है फिलीपींस के पास। अगर विश्व का मैप हम बनाएं तो ऐसे बनता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यहीं से शुरू होता है, ये इंडिया वाला पार्ट इधर शुरू होता है, यहीं पर पड़ता है फिलीपींस। यहीं पर होगा मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो इस गर्त में जाने वाले, सबसे गहरे बिंदु तक जाने वाली कैथी सुलिवन है, और ये अंतरिक्ष में भी गई हैं और ये उस गर्त में भी गई। तो मतलब कि पृथ्वी के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर और पृथ्वी के सबसे गहराई वाले स्थान पर, मतलब पृथ्वी पर से सबसे ऊंचाई मतलब अंतरिक्ष में जाने वाली, और पृथ्वी पे सबसे गहराई वाला मतलब कि मैरियाना गर्त में जाने वाली विश्व की पहली महिला हैं। ऐसा
करने वाली वो पहली महिला हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मैरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर की सतह से 7 मील नीचे है, एकमात्र सुलेमान ऐसे हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला करंट देखते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल, एक तो बड़ी विडंबना ये है कि भारत के जितने विद्वान लोग होते हैं सबको अमेरिका ही अच्छा लगता है। भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो विश्व कृषि क्षेत्र का विश्व खाद्य पुरस्कार है ना, इसे कृषि क्षेत्र का नोबल भी कहा जाता है, मतलब कि सबसे महंगा पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार। तो ये अमेरिका में है इस टाइम, तो इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का दिया गया है। इन्होंने मिट्टी गुणवत्ता में सुधार के लिए किसानों को मदद बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत सारे खोज किए थे, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के तहत रतन लाल को 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का सम्मान दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट नाम ये है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है, तो रतन लाल को मिला है। हालांकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखें। अगला करंट देखते हैं। फीफा एक संस्था है जो विश्व स्तर पर फुटबॉल संस्थाओं की रैंकिंग करती है। हालांकि भारत की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं कि वो टॉप 100 में भी आ सके, लेकिन उसने जो ताज़ा रैंकिंग दी है उसमें भारत को 108वां स्थान दिया है। आप याद रखिएगा, फीफा के रैंकिंग के हिसाब से भारत का 108वां स्थान मिला है। और फीफा का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में है, ज्यूरिख। यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। अभी जून महीने का करंट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और करंट अगली वीडियो में रिवीजन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए।